आपका हवाई वतन वही है और इस वक्त ये मुंबई में मुकीम है, यहीं रहते हैं चेंबूर में। ये मुख्तसर तारुफ था उनका। इंशाअल्लाह उनकी बातों से हम उनके मज़ीद सलाहियतों को जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। Mr. Mahdi, I request you please start the presentation. मेहदी साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक। शायद मेहदी साहब अनम्यूट नहीं हो रहे हैं। हाँ एक मिनट मैं अभी देखता हूँ। मेहदी साहब का नाम नजर आ रहा मुझे। शायद डिस्कनेक्ट हुए। फोन को मैं क्या उनको? हाँ वो नाम नहीं दिख रहा उनका। अभी फोन किए थे वो। अच्छा अच्छा। नहीं आई एम देयर। एम आई ऑडिबल? हाँ आगे। कैन आई स्टार्ट स्पीकिंग? या यस यस। ओके। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। और मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। मैं इसके लिए चैम्बर और असलम साहब का शुक्रगुजार हूँ। जैसे मेरी असलम साहब से बात हुई है, मुझे इससे पता चला है कि आप लोगों में से जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें हर तरह के मतलब लोग हैं। मैं एक्चुअली मेरी असलम भाई से बात हुई थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करना पड़ेगा बात करने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि हिंदी और उर्दू का मिक्स करना पड़ेगा। इसलिए मैं उर्दू और हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली मुझे उम्मीद है कि सब लोग को समझ में हमारी आवाज आ जाएगी इंशाल्लाह। अगर मान लिया कहीं पर नहीं, मतलब हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो प्रोफेशनलिज्म में, क्योंकि इंग्लिश है इसलिए कहीं कहीं बीच बीच में कहीं इंग्लिश आएगी, और अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो आप टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसके इक्विवेलेंट कोई भी अगर हिंदी या उर्दू का लफ्ज मेरे माइंड में आएगा तो मैं जरूर उसको बोलने की कोशिश करूंगा। तो मुझे बताया गया कि इसमें माइक्रो, एमएसएमई, मीडियम और अलग अलग तरह के बिजनेसमैन हैं, और मेरा ये मानना है कि आप सब लोग जो है ना तरक्की पसंद लोग हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूँ। तो क्या मैं ये बात, मैं एचआर की शुरुआत करने से पहले थोड़ा बिजनेस के बारे में जो भी मेरी नॉलेज है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, ताकि जो कुछ मैं आजकल कर रहा हूँ उसके बारे में आप लोगों से बातचीत कर सकूं। तो मेरा ये मानना है कि आज में हम में से हर आदमी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा होगा, और आप लोग भी इसमें शामिल हैं। तो एक तो चीज ये है कि सबसे पहले मैं जितने भी इसके पार्टिसिपेंट हैं मैं उनको एक मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अपना बिजनेस बढ़ाने के नजरिए से उन्होंने एक पहला कदम तो बढ़ा ही लिया है, एक ऐसे ऑर्गेनाइज ग्रुप को ज्वाइन करके जिसमें उनकी आवाज सुनी जा सकती है। जैसा कि आप लोग, हम में से ज्यादातर लोग जानेंगे इस बात को कि हम लोग हिंदुस्तान में मतलब एक बहुत ज्यादा कंडीशन ऐसी है नहीं कि जहां पे एक आम आदमी अपनी आवाज
सुनवा सकता है। और यहाँ पे आवाज करने के लिए आपको ये जरूरी है कि आप एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में होने चाहिए। अगर आप अकेले हैं तो आपकी आवाज इतनी सुनाई नहीं दी जाएगी। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों ने एक ऐसे ग्रुप को ज्वाइन किया है, रिफा चैम्बर को, जो आपकी एक आवाज सुन सकता है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि बिजनेस के नजरिए से मैंने रिसेंटली किताब पढ़ी थी, रिसेंटली नहीं, पुरानी किताब है, आप लोगों में से शायद कुछ लोगों ने और भी पढ़ी होगी। किताब का नाम है हु मूव्ड माय चीज, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपका जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, जिस बिजनेस में भी आप हैं, अगर आप उसे बढ़ा नहीं रहे हैं तो आप ये समझिए उसको घटा रहे हैं। तो आपको अपने हर वक्त इस नजरिए पे रहना पड़ेगा कि मैं, बिकॉज दूसरे लोग जो है ना वो अपने वो बिजनेस आपका नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो क्या हमको करना चाहिए कि अपने बिजनेस को हम बढ़ाए जाएं? क्या उसके लिए हमको स्टेप्स लेने चाहिए? वो हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो उसका मैं पहला स्टेप बताऊंगा कि सबसे पहले आप में कमिटमेंट होना चाहिए, जिसको एक इरादा बोलते हैं और उर्दू में अज़्म बोलते हैं। तो पहला नजरिया जो है ना, आपके अंदर एक कमिटमेंट और एक अज़्म आना चाहिए कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि जिंदगी में कभी भी कोई चीज किसी के लिए हो नहीं सकती जब तक कि आपके अंदर उसके लिए कमिटमेंट नहीं होगा। तो कमिटमेंट जो है आपके अंदर सबसे पहले आना चाहिए। तो कमिटमेंट कैसे होगा? जब आप अपने बिजनेस में जाएंगे, सुबह में जब आप जाएंगे अपने घर से निकल के, तो आपका ये अंदर एक अज़्म रहना चाहिए कि जो मैं आज बिजनेस कर रहा हूँ, सपोज मेरी 50,000 रुपए पर डे की सेल है, तो कल को मैं 51,000 की करूं या 52,000 की करूं। मैं फिगर इसलिए कोट कर रहा हूं कि भाई थोड़ा आप रिलेट कर सके। किसी के लिए 50,000 रुपए शायद थोड़ा अमाउंट कम होगा, किसी के लिए 50,000 ज्यादा भी होगा, बट अमाउंट समझना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 1 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ रुपया है। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका नजरिया ये कमिटमेंट रहना चाहिए कि कल मैं इससे ज्यादा करूंगा। और वही एक तरीका होगा जिससे आपको मतलब ये जरूरी होगा कि आप उससे बढ़ पाएंगे, इसके बिना आप नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होने चाहिए। मतलब 50 का 51 हो गया तो 52 क्यों नहीं है, 53 क्यों नहीं है, 54 क्यों नहीं है, वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाना इसलिए भी जरूरी है, वो इसलिए नहीं कि आपको लालच हो रहा है या आपका कोई ग्रीड बढ़ रहा है, वो इसलिए कि अगर आप बिजनेस बढ़ाएंगे तो इसमें 10 लोगों का रोजगार और मिलता है। और क्योंकि आप जिस तरह के बिजनेस में आप लोग होंगे, मोस्टली फैमिली ओन्ड बिजनेस या कम्युनिटी ओन्ड बिजनेस में होंगे, तो जो लोग आपके एतराफ में हैं, जो लोग हैं, उनको भी उसमें रोजगार मिलेगा। और बिजनेस बढ़ने से ही हमारी सोसाइटी का मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। जैसा कि हमारे यहाँ तो एक ट्रेडिशन माना जाता है कि जो 10 में से 9 हिस्से दौलत के जो हैं वो बिजनेस में है, इसलिए हमको बिजनेस हमेशा बढ़ाने की बात करनी पड़ेगी। और मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे के चलना चाहूंगा जिससे आप लोग रिलेट कर पाएंगे। शायद आप लोगों ने, बहुत लोगों में हीरो होंडा का नाम सुना होगा, जो मोटरसाइकिल बनाते हैं, हीरो होंडा। ये $26 बिलियन की कंपनी है, जिसको आप हिंदुस्तान के नजरिए से कह सकते हैं कि करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है। आप लोग को शायद इन्होंने किताब लिखी है, इनके लड़के ने, पवनकांत मुंजल, मैं अभी उनका नाम भूल गया, किताब का नाम भूल गया, बट उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, उसमें उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई है। आप लोगों में से शायद बहुत लोग यकीन नहीं कर पाएंगे कि पहले बिजनेस इनका क्या था। ये लोग पाकिस्तान में शायद मुल्तान के रहने वाले हैं, और वहां पे इनकी पंचर की साइकिल की दुकान थी। मतलब इनके जो दादा परदादा लोग थे वो साइकिल में पंक्चर लगाया करते थे, और साइकिल में पंक्चर लगाने से ये लोग इतना ग्रो कर गए कि आज 2 लाख करोड़ की कंपनी है। और वो कैसे ग्रो कर गए? वो इसलिए ग्रो कर गए कि इन लोगों में, उन्होंने अपनी पूरी कहानी लिखी है। मेरे को मालूम नहीं कि वो आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, या उसका इंग्लिश में है और हिंदी या उर्दू में भी वो आई है नहीं आई है, बट मेरा यह ख्याल रहेगा कि कुछ लोग आप में से उस किताब को पढ़ें। तो ये किताब आपको एक आइडिया देगी कि कैसे मतलब छोटे से छोटे बिजनेस वाला भी एक बड़ा आदमी बन सकता है। दूसरा एक नाम जो आप लोगों ने, मैं एक क्लोज होम बताएंगे, विप्रो के नाम से अजीम प्रेम जी का भी आपने नाम सुना होगा, जिनको मतलब उनकी पहले एक तेल बनाने की कंपनी थी विप्रो के नाम से। आज वो ग्लोबल कंपनी के आदमी हैं, और उन्होंने मतलब उनसे बड़ी चैरिटी हिंदुस्तान में किसी ने करी नहीं है। शायद टाटास को भी उन्होंने बीट कर दिया है, इतना पैसा उन्होंने चैरिटी में हिंदुस्तान में लगाया है। और वो भी इसी तरह से ग्रो कर गए कि उन्होंने मतलब कभी भी
जिंदगी में चैन से रहे ही नहीं और हमेशा ये कोशिश में रहे कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा मतलब बढ़ाता रहूं अपने बिजनेस को। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर कमिटमेंट होना चाहिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और ये वो बात नहीं कि हम कनात पसंद होने चाहिए, कनात पसंद होना एक अलग होता है और बिजनेस बढ़ाने के लिए कमिटमेंट होना अलग चीज है, दोनों चीजें अलग अलग है। अच्छा, सिर्फ इरादे नहीं होगा, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपनी आंखें खोल के रखनी पड़ेंगी कि आपके अतराफ में क्या हो रहा है, चारों तरफ दुनिया में क्या हो रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सोचने से आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं, आपको देखना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे मान लिया कि भाई लोग कैसे बढ़ रहे हैं, आपके बराबर में और लोग कैसे बढ़ रहे हैं। अब जैसे कि मान लिया अब से 10-20 साल पहले जो बिजनेस होता था, मैं खाने का बिजनेस के ऊपर बातचीत करूंगा। जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड की जो मेरे ख्याल से 70-80% मार्केट जो थी वो मुस्लिम कम्युनिटी के पास थी, और वो लोग फ्रेश नॉन वेज जाके लेते थे, जो हमारे यहाँ पे कसाब हैं या जो लोग भी इस बिजनेस में लगे हुए हैं। अब जो बिजनेस है ना, ये शिफ्ट हो रहा है। अब जो है ना वो ऑनलाइन डिलीवरी का बिजनेस हुआ है, शिफ्ट हो रहा है। और एक बड़ा चंक जो है ना वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है, जो कि एक ब्रांड बॉम्बे में है बहुत मशहूर, नथिंग बट चिकन के नाम से है, एक लिशियस के नाम से है, और आजकल ये आपके ग्रोफर्स के नाम से, बिग बास्केट के नाम से, ये सब लोग डिलीवर करने शुरू कर रहे हैं, जिससे कि बिजनेस जो है ना वो शिफ्ट हो रहा है, कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है बिजनेस का। और धीरे धीरे करके जो लोग, आज तो उनको पता नहीं चलेगा जो लोग इस बिजनेस में हैं, बट कल को वो लोग बैक में रह जाएंगे और मार्केट शिफ्ट हो जाएगी बड़े लोगों पे। उन लोग को ये सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे अपना बिजनेस बढ़ाऊं और ऑनलाइन में शिफ्ट करूं। यही बिरयानी का हिसाब किताब है। जैसे मुस्लिम का रेस्टोरेंट का बिरयानी का एक बड़ा बिजनेस था, आज की तारीख में बड़े शहरों में बिरयानी का बिजनेस शिफ्ट हो चुका है, घर पे लोग डिलीवर करते हैं। बॉम्बे में एक ब्रांड है बिरयानी बाई किलो के नाम से जो मिलती है, ये बहुत डबल या ट्रिपल एक्सपेंसिव है। जो हम मोहल्ले में अपने किसी आदमी को बोलते हैं कि सर आप हमारे को 1 किलो बिरयानी बना दीजिए, चिकन बिरयानी बॉम्बे में हमको 550-600 रुपए की देता है, और उसमें 1 किलो में 2 किलो के करीब आ जाता है। और लेकिन यही चीज आप ब्रांडेड ऑर्डर करोगे तो वो कम से कम भी 1100-1200 रुपए में आता है। तो थोड़ा आप अपने आप को ये बढ़ा के ऑनलाइन डिलीवरी, फोन वगैरह करके, कमिटमेंट करके आप जो है ना अपना प्रॉफिट डबल से ज्यादा कर सकते हैं। और अगर प्रॉफिट नहीं भी बढ़ाना सोचे तो भी, वैसे भी अगर आप नहीं इसके अंदर ध्यान देंगे तो भी आपको दूसरे लोग बिजनेस से बाहर कर देंगे। ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। तीसरी चीज है कि कस्टमर चाहता क्या है, कि आप क्या चाहें। मतलब आज की तारीख में जो लोग, अगेन मैं रेस्टोरेंट का एग्जांपल दूंगा, कि आप खाना जो बना रहे हैं वो कस्टमर के पहचान से बना रहे हैं या जो आप हमेशा से बनाते थे वो बनाते थे। आज की तारीख में लोगों के दिमाग में ये है कि भाई बड़े का गोश्त ऐसा है, या मतलब तेल वाला या मिर्च वाला ज्यादा खाना नहीं खाना है। तो आपको कस्टमर का माइंड में रखना पड़ेगा कि कस्टमर अलग अलग तरह के हैं। कुछ लोग वही हैं जो ट्रेडिशनल खाना खाने वाले लोग हैं, तो उनके लिए खाना अलग बनाना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कम तेल कम मिर्च का खाने वाले हैं, उनके लिए अलग बनाना पड़ेगा। तो आपको कस्टमर के हिसाब से चलना पड़ेगा, जिससे हर तरह के कस्टमर को आप केटर कर पाएं और उसका आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरी बात यह कि ये जमाना बेटर पैकेजिंग का है, कि जब आप उसको डिलीवर करें। अभी बहुत सी जगह पे बॉम्बे में ना, अगर आप चाय भी लेने जाओ तो वो गर्म पानी लेके प्लास्टिक की थैली में डाल के उसको बांध के दे देते हैं। अब यही चीज जो है ना, मतलब अगर आप कहीं ब्रांडेड शॉप पे जाओगे लेने के लिए, यही चाय या कॉफी वो आपको एक अच्छे मोटे ग्लास में देगा, पेपर के ग्लास में आजकल देते हैं, जिसमें कवर लगा होगा और पाइप लगा हुआ होगा। वही चाय आपको शायद 50 रुपए की या 60 रुपए की मिलेगी, कॉफी शायद 100 रुपए की, 150 तक की भी मिलेगी। ये ब्रांडिंग का जमाना है। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि एक जो हमारे यहाँ बेकरी का बिजनेस लोग करते हैं, बहुत ज्यादा लोग बेकरी का बिजनेस करने वाले लोग हैं। बेकरी के अंदर बिजनेस में क्या होता है कि जो रस्क एक चीज पैकेट होता है, आप सब लोग जानते ही होंगे। मैं बहुत पहले से मतलब खाता रहता हूँ, और मैं क्योंकि दिल्ली से भी मेरा कुछ कनेक्शन है, वहां से बल्ली मारान से हमारे यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी के रस आते हैं, और वो बहुत रीजनेबल रेट के होते हैं, उनकी क्वालिटी का जवाब नहीं होता मतलब। लेकिन जब वो खत्म हो जाता, नॉर्मली तो मैं दिल्ली से लेके आता हूँ, बट जब वो खत्म हो जाता है तो हम लोग कभी कभी यहाँ मार्केट से ले लेते हैं, जो ब्रिटानिया के ब्रांड से, या और बहुत अलग अलग तरह के ब्रांड यहाँ पे हमको मिलते हैं। उन ब्रांड की कोई भी क्वालिटी नहीं होती, वो मतलब दे स्टैंड नो वेयर एज कम्पेयर टू व्हाट इज बीइंग सोल्ड इन बल्ली मारान। जो बल्ली मारान में या हमारी ट्रेडिशनल बेकरीज में जो 30 से 40 रुपए में जो एक रस का पैकेट मिल जाता है,
वही चीज अगर हम ब्रांडेड ब्रिटानिया के नाम से लेते हैं तो हमको नहीं मिलता है। वो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो ब्रांडेड, उसका एक सिर्फ कवर जो है ना वो बहुत अच्छा बनाते हैं। हमारे जो लोग हैं वो प्लास्टिक के प्लेन कवर बनाते हैं, और जो अब मार्केट में तो फ्लैशी कवर देखते हैं ना, उसके ऊपर आप एक फ्लैशी कवर लगाइए और उसको अच्छा कवर लगा के बेचिए, और कुछ मॉडर्न अच्छा टाइप का नाम उसका रखेंगे, तो जो आपका माल 40 रुपए का बिक रहा है, जिसमें आप शायद 10 पैसे की या 20 पैसे की प्लास्टिक की रैपिंग लगाते हैं, उसको बढ़ा के अगर 2 रुपए लगा देंगे तो जो 40 रुपए प्लस 2 रुपए का 42 रुपए का माल है उसको आप 60 रुपए में बेच सकते हैं। तो ब्रांडिंग जो है ना, ब्रांडिंग और पैकेजिंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए चीजें रहेंगी, जो हर बिजनेस को मेरे ख्याल से आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। यही चीज मैं कहूंगा नाहरी के लिए भी है। नाहरी एक एक्सेप्शनल आइटम है। हैदराबाद में हलीम के नाम से जो चीजें बनती है, वहां काफी कुछ मॉडर्नाइजेशन लोगों ने कर लिया है। मतलब वहां पे बड़े बड़े ब्रांड है, इवन जो हमारे कुलीग्स हैं जो हैदराबाद जब जाते हैं, हैदराबाद से आते हैं, तो वो लोग लेके आते हैं, वहां पे बहुत इवॉल्व कर लिया है हैदराबाद में लोगों ने। और वो एक एग्जाम्पल होना चाहिए हमारे दूसरे लोगों के लिए भी कि भाई हम उसको कैसे इवॉल्व होकर उसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एक आइडिया जो मेरे माइंड में आया था, जैसे कि हम अभी आज की तारीख में अगर हम यहाँ बॉम्बे से चिकन के जो लेग पीस लेते हैं वो 300 रुपए किलो हमको एक जगह से ब्रांडेड शॉप पे मिलते हैं। वही चीजें अगर आप मसाले के लिए मतलब रेडी टू यूज अगर आप लेने जाओ तो वो 800 रुपए के किलो के करीब दे रहा है। बट उसमें सॉरी, डिफरेंस कितना पड़ता है? 300 रुपए किलो की चीज में आपने मसाला लगाया या नमक मिर्च लगा दिया आपको, तो उससे फर्क पड़ जाता है। खैर एनीवे, मेरे को एक रिक्वेस्ट आई है, मैं एचआर के बारे में बातचीत करूंगा। एचआर का देखिए, आई विल 2 मिनट और चाहिए मुझे, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड आई विल स्पीक अबाउट एचआर। और मैं ये बताऊंगा क्यों मैंने बिजनेस के बारे में भी लिया था। तो एनीवे आई विल क्लोज इट। तो ये कंडक्ट आपका कस्टमर के ऊपर रहेगा, रहना चाहिए। कस्टमर को जैसे महात्मा गांधी ने बोला था, गॉड की तरह से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, दूसरों से राय लेनी पड़ेगी, कोलैबोरेट करना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा, और अगर फाइनेंस लेना होगा तो वी कैन वर्क इट आउट काइंड ऑफ ए थिंग। एनीवे, सिंस रिक्वेस्ट हैज कम, मैं अभी एचआर के ऊपर बातचीत करूंगा। मैं जिस जगह पे काम करता हूँ वो एक बड़ी जगह है, और वहां पर पीएफ ईएसआईसी मतलब एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मतलब हम लोग काम करते हैं। मेरा एक सवाल आप लोगों से रहेगा कि भाई जो अलग अलग कंपनीज में डिफरेंशिएशन क्या चीज करती है? मतलब एक सक्सेसफुल कंपनी में और एक अनसक्सेसफुल कंपनी को डिफरेंशिएशन में जो फैक्टर होता है ना, वो ह्यूमन बीइंग का फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल, आपके लिए जो कोका कोला है और पेप्सी कोला है, या मान लिया कोका कोला पेप्सी कोला है, या पेट्रोल पंप पे जाके आप लेते हैं इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, बहुत सारे लोग आप लोगों में से उसमें शायद उनमें डिफरेंशिएशन भी नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ब्रांड हम ले रहे हैं। या जो मिल्क हम लेते हैं, ये आपके लिए जो है ना रिप्लेसेबल ब्रांड है। डिफरेंशिएशन किस चीज में होता है? डिफरेंस जो है ना ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, एंड दैट इज नोन एज एचआर। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारे 2 या 1 सेकंड, बस 1 सेकंड, आई विल टेक 1 सेकंड। हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कैपिटल होता है, टेक्नोलॉजी होती है, मशीनरी होती है, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। तो कैपिटल आजकल इजीली अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल है, मशीन इजीली अवेलेबल है, और फाइनेंसिस अवेलेबल है। बट और इनको डुप्लीकेट करना और रिप्लीकेट करना बहुत इजी होता है और बहुत सिंपल होता है। बट लेकिन ह्यूमन जो आपका फैक्टर है, ह्यूमन कैपिटल जो है, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, एटलीस्ट आसान
लगता है मेहदी साहब डिस्कनेक्ट हो गए। मेहदी साहब आपका माइक अनम्यूट है। Sorry, I lost the connection. Unfortunately, थोड़ा सा कनेक्शन डिस्टर्ब बीच में हो जाता है। तो हाँ, हम एक सेकंड जस्ट वन सेकंड। तो हम बात कर रहे थे कि employees make all the difference to the business, and that is what we have to take care. And how do we motivate our employees? How do we motivate our employees? We have to treat them fairly. You have to treat your employees as a partner in progress. अगर आप अपने employees को fair wages देंगे, उनको fair share देंगे business के अंदर, then they will be committed to your business and definitely they will work with you. They will definitely be committed to you. For example, I am not aware how many of you, the businessmen who are handling, are paying PF, ESIC and retirement benefits अपने लोगों के लिए. I will not, मुझे अंदाजा इस बात का होगा नहीं कि भाई कितने लोग यहाँ पे इस टाइप से दे रहे हैं, but that is one of the critical requirement. अगर जो एक कंसेप्ट पॉसिबली आप लोगों ने सुना होगा कि भाई रिटायरल बेनिफिट है या प्रोविडेंट फंड और ESIC है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है. और मिनिमम वेजेस भी आई रियली डोंट नो बट कितने % ऑफ द पीपल विल बी एबल टू पे मिनिमम वेजेस, बट लीगली मिनिमम वेजेस पेमेंट करना लीगली बाइंडिंग है हर बिजनेस के ऊपर, अनलेस इट इज अ फैमिली ओन्ड बिजनेस. और उसके ऊपर PF, ESIC और ये चीजें देना, ये लीगली मतलब बाइंडिंग है आपके ऊपर, मोरली भी और लीगली भी. तो जितने भी आप लोग बिजनेस में हैं, उनको अपने एम्प्लॉइज को फेयरली ट्रीट करना वो एक क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, और उनको अपने को पार्टनर समझना ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी. दूसरी चीज ये है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट उनको देना पड़ेगा. आपको उनको जो टूल्स, जिस तरह की चीजें अवेलेबल हैं, वो उनको आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी. मतलब whatever kind of things they are requiring or they are needing, they will be required to provide. बड़े जो बिजनेसेस हैं जिनके पास 100, 200 या 500 लोग हैं, उनको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जहाँ पे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जो है, जो कौन किसके अंडर में काम करेगा, मतलब चेयरमैन है, डायरेक्टर्स हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, या उनके नीचे जो स्टाफ है, वो उनकी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बिल्कुल एक जरूरी रहेगी, वो रहनी चाहिए उनमें आपस में. और जॉब डिस्क्रिप्शन का भी एक इशू रहता है. आई रियली डोंट नो कि कितने लोग आप जॉब डिस्क्रिप्शन अपने यहाँ पे डेवलप करे हुए हैं, कितने लोग उनका एक अप्रेजल सिस्टम करते हैं, कितने लोग साल में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी करते हैं, ESIC को कैसे आप लोग हैंडल करते हैं, पता नहीं. ESIC में मतलब मैं अगर चाहूंगा कि भाई आप क्वेश्चन मेरे से पूछे तो दैट विल बी प्रोबेबली बी बेटर, बिकॉज HR इज एन एरिया जहाँ पे हमारे यहाँ डिफरेंशिएशन इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है. इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत सारी जगह पे मिनिमम वेजेस भी हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं, PF नहीं दे पाते हैं, ESIC नहीं दे पाते, मेडिकल कवर हम नहीं कर पाते हैं, रिटायरल बेनिफिट हम उनको कुछ नहीं दे पाते हैं. वही चीजें जब ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई हिंदुस्तान लीवर में काम कर रहा है, पॉन्ड्स में काम कर रहा है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर रहा है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहा है, तो उसको आपका वेजेस भी अच्छी मिलती हैं, हर साल इंक्रीमेंट भी मिलता है, कुछ सालों के बाद प्रमोशन भी होता है, प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, इंश्योरेंसेस भी होते हैं, मेडिकल कवर भी मिलता है। तो एचआर के लिए 2 या 3 चीजें ही मैं आपको ये कह सकता हूं कि एम्प्लॉय को आपको एज ए पार्टनर समझना पड़ेगा। जैसा हैप्पी रखने के लिए अपने एम्प्लॉय को आपको उसको ये करना पड़ेगा, हैप्पी रखने के लिए आपको एम्प्लॉय को उसको ये ट्रीटमेंट होना चाहिए कि जो इस बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें एक उसका भी हिस्सा है, ही इज गेटिंग ए फेयर शेयर, उसको भी उसका एक रीजनेबल हिस्सा उसके अंदर मिल रहा है। पॉसिबली 8 घंटे या 9 घंटे की ड्यूटी होती है, तो 8 या घंटे की 9 घंटे की उसको आपको ड्यूटी देनी चाहिए। उसके बाद उसके कंफर्ट का इतना ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ पे वो काम कर रहा है उसको प्रॉपर फैन या एयर कंडीशनिंग या ड्रिंकिंग वाटर या टॉयलेट फैसिलिटीज, ये फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से भी जरूरी है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के हिसाब से भी जरूरी है। तो उसकी हेल्थ का ख्याल रखना, हेल्थ के हिसाब से मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन होना, उसको एयर प्रोवाइड करना, लाइट प्रॉपर होना, और सेफ्टी के हिसाब से कि जो मशीनरी में जिसमें वो काम कर रहा है वहां पे वो सेफ्टी, किसी तरह की मशीन उसको कोई खतरा ना दे, वो उसके अंदर रहे, उसके अंदर उसको पूरी सेफ्टी होनी चाहिए। दूसरी बात है एनवायरनमेंट में कोई डैमेज नहीं है। रिगार्डिंग नहीं, ग्रेचुटी में मैं एक एक जवाब देता हूँ। ग्रेचुटी में पहले 5 साल की मिनिमम सर्विस की जरूरत थी, अब वो 5 साल की लिमिट हटा ली गई है, उसके अलावा उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। आपको हर साल के हिसाब से 15 दिन के 1 साल के लिए 15 दिन का पैसा देना पड़ता है ग्रेचुटी के अंदर, और वो 15 दिन का पैसा अपने एम्प्लॉइज को आपको देना पड़ेगा उसके अंदर। 5 साल की जो लिमिट थी वो 5 साल की लिमिट नहीं रही है, उसको आपको, अगर वो पहले भी 5 साल से पहले छोड़ के जाता है तो आपको उसको वो पेमेंट देना पड़ेगा। रिगार्डिंग PFESIC, PFESIC के नंबर मतलब आपको 12% वो रहता है, और ESIC के कोड का एग्जैक्ट परसेंटेज आई विल नॉट बी एबल टू रिकॉल, बट ESIC पहले कुछ जिलों में लागू नहीं थी, अब ये पूरे इंडिया के 740 जिलों में लागू कर दिया गया है, और इसका जो परसेंटेज है 4.75% और 1.75% रेस्पेक्टिवली है। आई रियली डोंट नो नए कोड में कितना आया, मैंने एग्जैक्टली इसको अभी फ्रैंकली स्पीकिंग देखा नहीं है। बट ESIC स्कीम एक्चुअली गवर्नमेंट के तरफ से जितना मैंने ESIC से काफी डिटेल में डील किया है, ESIC स्कीम एम्प्लॉइज को जितना बेनिफिट देना चाहिए कंज्यूमर को, जो एम्प्लॉय मेंबर्स को, उतना बेनिफिट उसमें एक्चुअली मिल नहीं रहा है। जितना रिसोर्सेज ESIC वाले कलेक्ट एम्प्लॉयर से कर रहे हैं, उसका उतना बेनिफिट उनके कर्मचारियों को अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं पा रहा है। उसके प्रोविजन बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बट एक्चुअली उतना बेनिफिट वो लोग ले नहीं पा रहे हैं। और एज ए एम्प्लॉयर मैं ये चाहूंगा कि आप लोग जहां भी आप लोग ESIC का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ESIC के ऑफिसर से आप टच में रहें, क्योंकि उसमें अगर जॉब भी चली जाती है तो भी आपके लोगों को पैसा मिलता है, उसको चोट लग जाएगी तो भी पैसा मिलेगा, और मेडिकल में 5-5 लाख रुपए तक का कवर आपके उसको जो एम्प्लॉइज को मिलेगा। तो जहां पर भी आप पैसा अपने कर्मचारी को दे रहे हैं ESIC के कवर का, आप ESIC के लोगों से उनसे टच में रहें, और जो उनके बेनिफिट हैं यू कैन, फॉर एग्जाम्पल उनको अगर मेडिकल का कवर है, डिलीवरी में भी उनको बेनिफिट मिलता है, किसी तरह का मेडिकल 5-5 लाख रुपए तक का भी मेडिकल को उनको अगर मिलेगा तो उनको पैसा मिलता है। वहां पे उनकी OPD भी होती है, OPD में जाके भी आप दवा ले सकते हैं। तो वो बेनिफिट जो है ना, आप ESIC के अपने कर्मचारियों को दिलाएं। उनसे काफी डिटेल कोशिश किया था लेने के लिए बेनिफिट, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उतना बेनिफिट, हमने ये अंदाजा लगाया, बॉम्बे में उनको बहुत दूर जाना पड़ता था, उनको बेनिफिट उतना वो नहीं ले पा रहे थे एक्चुअली। एक और नए लेबर कोड में आया है कि अब जॉब से निकालना उनको निकालना थोड़ा इजी हो गया है वो, बट वो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लागू है, बट छोटे ऑर्गेनाइजेशन में तो पहले भी ये प्रॉब्लम नहीं थी। जो पहले बड़े और सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके निकालना मुश्किल था, अब हायर एंड फायर हैज बिकम इजी, तो बट वो आपके लिए बहुत ज्यादा लागू नहीं होगा एक्चुअली। यही क्वेश्चन हमारे पास अभी आए थे, और इससे पहले यूसुफ साहब ने बोला था जस्ट ही स्पोक अबाउट मार्केटिंग, लेट हिम कंटिन्यू, बट क्योंकि मेरे पास HR के लिए रिक्वेस्ट आई थी, वो मार्केटिंग में मैंने थोड़ा तैयारी करके रखी थी, तो वो मार्केटिंग तो बंद हो गया। HR रिलेटेड क्वेश्चंस अगर कुछ और आपके हैं आप लोगों में से, तो दैट वी कैन एक्चुअली स्पीक।
मेहदी साहब, अगर आपका प्रेजेंटेशन मुकम्मल हो गया है तो फिर हम ओपन करेंगे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, कर दीजिए। मतलब मुझे प्रेजेंटेशन में अब कोई और प्रेजेंटेशन में एचआर में, बिकॉज सच बात यह है कि रेंज जो है ना वो काफी वेरीड है जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे, और इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब जो एचआर की प्रैक्टिसेस के ऊपर है। सच बात है कि हमारी एचआर प्रैक्टिसेस में जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे हम एचआर में बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। असेसमेंट सेंटर करते हैं हम लोगों के, और प्रमोशन करते हैं, डीपीसी करते हैं, और फॉरेन ट्रेनिंग पे भेजते हैं। अब मैं अगर वो आइडियाज आपको देना शुरू करूँ तो बहुत सारे लोगों को वो इंटरेस्ट में नहीं रहेगा, मतलब कि हम तो इंटरनेशनल ट्रेनिंग पे लोगों को भेजते हैं, एक एक आदमी के ऊपर 10 लाख रुपए लगता है हमारा ट्रेनिंग पे भेजने के लिए। तो आई डोंट नो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो अपने कर्मचारी को 10 लाख रुपए की ट्रेनिंग फॉरेन भेज सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये रहेगा कि भाई आप अगर सवाल पूछें तो वो एक आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गिव द आंसर्स टू यू एक्चुअली। ऑल पार्टिसिपेंट्स से गुजारिश है कि आपको जो भी सवाल पूछना है अपना हैंड रेज करें और अपने आप को रीनेम करें, अपना क्लियर नेम रीनेम करें उसमें जाके ऑप्शन में, और हम जो है सीक्वेंस में आपके क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चंस को स्पेसिफिक और टॉपिक से, सब्जेक्ट से रिलेटेड ही रखें। नजीर अहमद साहब अपना जो है सवाल पूछिए, अभी अनम्यूट करता हूँ आपको। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो, नजीर अहमद जी नजीर अहमद साहब बताइए। नसीबदार साहब बताइए। जी सर, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है। जैसे कि हमारी एक छोटी कंपनी, थोड़ा जोर से बोलेंगे, थोड़ी आवाज कम आ रही, थोड़ा जोर से। हमारी एक छोटी कंपनी है सर, जी, एसएमई सेगमेंट में। अब हमारे को अगर हमारी एचआर पॉलिसीज और एचआर सिस्टम्स बराबर करने हैं तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें ये गाइडलाइंस दे सके या जो हमें हेल्प कर सके कि हमारी एचआर पॉलिसीज, जैसे कि हमारे पास आज की तारीख के अंदर 100-125 आदमी है, ओके, तो अब ये 100-125 आदमी के लिए अब ये जैसे बढ़ते गया, काम बढ़ते गया, आदमी जुड़ते गए। अब आदमी जुड़ते गए, सारे के सारे घर का एक रिलेशन हो गया सारों के साथ में, बराबर। अब हमारे को चाहिए कि भाई यार एक ऑर्गेनाइजेशन का जैसा एचआर सिस्टम होता है वैसा अगर हमको सिस्टम बनाना है, या हमारे को ऑपरेटल सिस्टम चाहिए, या हमारे को जो दूसरी बेनिफिट जैसे कि ईएसआईसी, पीएफ, ग्रेच्युइटी ये वगैरह सब देना है, राइट। तो अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक मसला ये आ जाता है कि भाई यार हमारे पास ये सारी पॉलिसीज नहीं है, लेकिन मेरे जैसी बहुत सी ऐसी एसएमई होगी जिसके पास ये पॉलिसी नहीं होगी, जो छोटे से बड़ा हुआ है। ओके, तो इसके लिए कैसे जाना चाहिए? और मेरा दूसरा सवाल ये है सर कि जैसे कि अभी कितने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बंदे हैं जिन लोगों के ईएसआईसी, पीएफ पहले से कटता नहीं, राइट। अब वो बंदे लोग हमारे से पैसा कटवाना भी नहीं चाहते, ओके। तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? ठीक है, 2 सवाल है सर मेरे। मैं दोनों का जवाब देता हूँ, जी सर। पहली बात तो जो पॉलिसी की बात है, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया, और मतलब मुझे बड़ी खुशी है और क्या आपने एक अच्छा सवाल किया। पॉलिसी के लिए आप क्या कर सकते हैं ना, एक किसी छोटे मोटे कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं। मतलब देखिए, और वो मतलब आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं होती है पॉलिसी बनाना, और वो आपके साथ बात करके कि आपको किस तरह की पॉलिसी चाहिए वो आपको डिजाइन कर देगा। मैं आपको असलम भाई हमारे हैं इसमें जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था इस प्रोग्राम के लिए, यहाँ पे बॉम्बे में एक एमयू का बड़ा ग्रुप है, उसमें भी कोई मिल सकता है, और एक एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल है बॉम्बे में जिसका एक इदरीस साहब जो है ना जिसको चला रहे हैं, उनमें अगर आप डालेंगे, मतलब ये मैं ऐसे दे रहा हूँ जो मतलब आपको शायद कम रेट पे या बहुत उसमें आपकी वो समझ के कर सकते हैं। वैसे तो एचआर के कंसल्टेंट बड़े बड़े हैं बट वो शायद बहुत पैसा लेंगे, आपकी नहीं होगा। इसमें से आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बिल्कुल, जिन लोगों ने जो रिटायर्ड हो गए हैं कहीं कहीं पे एचआर में काम करते रहे होंगे, और वो आपकी पॉलिसी बना देंगे इसके अंदर बिल्कुल इजीली। तो एक तो कंसल्टेंट आप ले सकते हैं, मैं आपको रास्ता भी बता रहा हूँ कि ये एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल है, ये एमयू के एक बड़ा ग्रुप है यहाँ पे बॉम्बे में, उसमें आप लिखेंगे यू विल गेट ए कंसल्टेंट और वो आपकी पॉलिसी आसानी से बना देगा। रिगार्डिंग ईएसआईसी का देखिए, ईएसआईसी जो है ना वो एक एक्ट है,
गवर्नमेंट का, उसमें एक्सेप्शन या उसमें ये अलाउ होता नहीं है कि भाई आप जो है नहीं, हम नहीं लेंगे। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को या नहीं आ रही है? जी जी आ रही है आवाज आपकी, बिल्कुल। नहीं, किसी ने लिखा ऑडियो इज नॉट कमिंग। ओके, ईएसआईसी जो है ना वो गवर्नमेंट का कानून है, ये एक स्टैट्यूटोरी एक्ट है, इसमें रिकवरी तो करानी पड़ेगी और मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। इसका एक एक्सेप्शन होता है कि आप ईएसआईसी से एग्जम्पशन ले लो। आपको ईएसआईसी में जाके उनको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि मेरे पास ये स्कीम है विच इज बेटर देन ईएसआईसी, इन दैट केस दे कैन गिव एग्जम्पशन। बट वो एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लाइक हमारे पास ईएसआईसी का एग्जम्पशन है, हमारी स्कीम जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ वहां पे हमने ये प्रूव किया ईएसआईसी को कि हमारी स्कीम जो है ना ईएसआईसी से बेटर है, उन लोगों ने हमको एग्जम्पशन दिया। बट वो बहुत मतलब मुश्किल काम है। तो मेरे हिसाब से ईएसआईसी के वो आप ट्राई कर लीजिए अगर एग्जम्पशन आपको मिल जाए। नहीं तो ये 1.75% कटता है एम्प्लॉय का, जो मान लिया अगर आप उसे 15,000 रुपए भी दे रहे हैं या 10,000 भी दे रहे हैं या 12,000 रुपए भी दे रहे हैं तो 150-200 रुपए उसका कटेगा महीने का। और उसको बेनिफिट आप कोशिश कीजिए दिलवाने का, उसके बेनिफिट्स तो अच्छे हैं। अगर आप आसपास कोई ईएसआईसी का हॉस्पिटल है या कुछ है तो उसमें बेनिफिट एक्चुअली अच्छे हैं अगर आपको आसपास कोई हॉस्पिटल है तो। और वो आपको मेरे ख्याल से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसको आने जाने का टाइम देना, ये सब करना, या ईएसआईसी के इंस्पेक्टर से बातचीत करना। वो आपको वो अगर आप हेल्प करेंगे उसको ईएसआईसी से दिलवाने में तो वो बड़ा शुक्रगुजार रहेगा उसमें आपका। तो जो ईएसआईसी के इंस्पेक्टर्स आपके होंगे उनसे आप बातचीत करो कि मेरे 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, मैं इतने लोग का ईएसआईसी का पैसा दे रहा हूँ, तो इनको जब मेडिकल की जरूरत होती है आप इनको फैसिलिटीज पूरी दिलवाइए, तो वो फिर कर्मचारियों के लिए अच्छा हो जाएगा आपके। सॉरी, हाँ मजदार खान साहब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद विखारुद्दीन साहब। हाँ, थोड़ा जोर से बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, आवाज ऐसा है। अनम्यूट कीजिए विखारुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही साहब? आ रही, बिल्कुल आ रही आवाज। जी 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 जान जी, मेरा नाम मोहम्मद विखारुद्दीन है साहब, हैदराबाद से हूँ मैं जी। तो साहब मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि एम्प्लॉय रिटेन कैसा करे अपना। आज जिस हालात में कोई कंपनी जो चल रही है और उसके प्रॉफिट्स वैसे नहीं है जैसे इंसेंटिव्स वगैरह देने के लिए गुंजाइश निकलती हो, और उसमें एम्प्लॉय रिटेनमेंट बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता, तो इस पे थोड़ा एनलाइटन करिए। राइट, मैं ये बताऊंगा, देखिए इसका ये बिल्कुल अगेन आपने बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मुझे बड़ी खुशी है। अपने का मतलब एज ए प्रोफेशनल आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये रिटेंशन जो है ना दुनिया में हर जगह प्रॉब्लम है, ये मतलब एक छोटे बिजनेसमैन के लिए प्रॉब्लम है, और ये जो टीसीएस और जो बड़ी बड़ी हिंदुस्तान लीवर जो कंपनी है ना जहाँ पे सैलरीज 1-1 साल की 2-2 करोड़ रुपए होती है, वहां भी प्रॉब्लम है। देखिए आपको कर्मचारी को ना ये साबित करना पड़ेगा, ये उसको दिखाना पड़ेगा कि जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है ना उसमें दिस इज व्हाट इट कैन बी गिवन। दो तरीके हैं, या तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि जो इंडस्ट्री आपकी है उस इंडस्ट्री में बाकी लोग इससे कम दे रहे हैं। एक तरीका तो वो है कि भाई मैं आपको 12,000 रुपए दे रहा हूँ, ये 15,000 दे रहा हूँ, और बाकी जगह पे आप जाओगे बाकी जो हमारे बराबर में हमारे लोग हैं ना वो इससे कम दे रहे हैं। या तो आपको वो साबित करना पड़ेगा, या आपको ये बताना पड़ेगा कि जो मेरा बिजनेस है ना उसमें मेरी जो बिजनेस है ये एक्सपेंसेस है, ये है वो है। आपको उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि भाई आउटफ्लो क्या है, इनफ्लो क्या है। जब उसको एक बार कन्विंस हो जाएगा और ये कहेगा कि भाई कमिटमेंट आप इसके अंदर डालेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा हम आपको इंसेंटिव और आप हमारे पार्टनर की तरह से काम करेंगे। जो मैंने पहली लाइन में बात कही थी आपको कि आपको उनको एज ए पार्टनर ट्रीट करना पड़ेगा, दे शुड ट्रीट यू एज ए फैमिली। उसको ये बोलना पड़ेगा आप मेरी फैमिली की तरह से हो, आप इसका रिसोर्स हैं, और ये ईमानदारी से करना पड़ेगा, सिर्फ जुबानी बोलने से नहीं होगा। कल को जब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसको आपको उसका हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो दो ही तरीके, तो आप ये साबित करो कि मैं इंडस्ट्री बाकी लोग इससे कम दे रहे हैं, मैं आपसे ज्यादा दे रहा हूं, या अगर आप इंडस्ट्री में भी लोग आपसे ज्यादा दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूं, जो एयरलाइंस कंपनीज होती है, एयर इंडिया है या और बहुत सारी कंपनीज है ना, वो लोग सैलरी एयर होस्टेस को ज्यादा देते हैं, इंडिगो कम देती है, और ये इवन गो जो आपकी एयरलाइंस है वो कम देती है अपनी एयर होस्टेस को सैलरी। लेकिन उनके पास लोग आते हैं, बट वो उनको स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि देखो भाई हमारा एक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे फाइनेंशियल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम आपको दे सके। तो अगर हमारे साथ आपको काम करना पड़ेगा तो इस लेवल पे करना पड़ेगा। कल आप जब सीनियर हो जाओगे, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, तो हम आपके साथ अपने प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। तो आई थिंक होपफुली दो चीजों करने से आपको मेरे हिसाब से फायदा मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ करके। जज़ाकल्लाह। शमसुद्दीन अंसारी साहब, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अनम्यूट कीजिए।
आई थिंक वो नहीं है। हाँ, यूसुफ मुंबई। हाँ ओके। हेलो हेलो। हाँ आवाज आ रही है आपकी? बताइए, आ रही आवाज आ रही है। हाँ, शमसुद्दीन अंसारी बात कर रहा हूँ भाई। जी जी हाँ, बोलिए। थोड़ा जोर से बोलेंगे तो अच्छा है। हाँ, मेहंदी साहब, जी एक जी, तो मेरा हुक्म है। पहले मैं खुद जो है पीएफ विड्रॉल का काम कर रहा हूँ लोगों के लिए, हाँ और मैंने महसूस किया कि लोगों को पीएफ मिलना चाहिए। मेरे पास 2 ही एम्प्लॉय है ओके और मैं चाहता हूँ कि उनको मिले, जी। और मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में करूंगा। मेरे पास 2-3 हाँ सवाल है। एक जी। तो हजरत बात ये है कि मिनिमम सैलरी कितनी होना चाहिए किसी की भी, और उसको हम किस तरीके से इवालुएट करें, कैलकुलेट करें कि भाई ये एम्प्लॉय की कितनी सैलरी होना चाहिए। तो ओके सर उसके लिए क्या क्राइटेरिया सामने रखा जाए? ओके, जी इसका जवाब दूं या और क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? सर ये बोलिए तो फिर मैं बोलता हूँ। आप क्वेश्चन पूछ लें पूरे। अच्छा, ये जो ESIC है जी, उसके बेनिफिट जरा बताइएगा आप कि भाई मिनिमम बेनिफिट क्या है, जरा ये चीज जरा बताइएगा। ओके। पहले मैं मिनिमम वेज के ऊपर बताता हूँ आपको। देखिए, मिनिमम वेज जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है हर 6 महीने पे, और वो इंडस्ट्री वाइज होती है, हर ट्रेड वाइज होती है। तो जो और मिनिमम वेजेस जो है ना, फॉर एग्जांपल इवन बेकरी इंडस्ट्री के लिए भी है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए भी है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए भी है, और उसमें जो अलग अलग तरह के लोग हैं ना, उसमें हर का लिखा हुआ होता है कि कितने उसकी बेसिक है, कितना उसका डी है। आप किसी भी अपने कर्मचारी को उससे कम पैसा लीगली नहीं दे सकते, और अगर ये देते हैं तो उस एरिया में जो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है वो आपके इसमें यहाँ पे आ सकता है और वो इंस्पेक्शन कर सकता है और फिर आपको फोर्स कर सकता है वो मिनिमम वेजेस देने के लिए। हालांकि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में ये चीज एनफोर्स करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा है, दूसरे लोगों का कमिटमेंट भी इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कानून है। तो एक तो आप मिनिमम वेजेस का जो स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकलता है, जो आपके यहाँ पे आसपास कहीं भी लेबर ऑफिस है वहां से आप ले सकते हैं, वरना गजट में भी पब्लिश होता है, ये कोई भी आप उसके यहाँ से ले सकते हैं। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, वेज वैल्यूएशन का इंडस्ट्री से भी होता है कि भाई आपकी जिस तरह का आप काम कर रहे हैं ना, आपके बिजनेस में फॉर एग्जांपल आपका बेकरी का बिजनेस है या पावर लूम का बिजनेस है या किसी और चीज का बिजनेस है, तो आपके जो बराबर वाले हैं 10 लोग वहां पे जो बिजनेस कर रहे हैं, बाकी लोग कितना पैसा दे रहे हैं। तो ये 2 तरीके होते हैं कि भाई मतलब एटलीस्ट जो प्रिवेलेंट है मिनिमम वेजेस, और दूसरा हो गया कि भाई इंडस्ट्री क्या दे रही है। हालांकि इसमें बहुत सारे अलग कंसेप्ट हैं, जिसमें होता है फेयर वेजेस भी कंसेप्ट होता है। जो फेयर वेजेस कहता है कि सिर्फ मिनिमम वेज नहीं होना चाहिए बल्कि फेयर वेज होना चाहिए, जिससे वो आराम से अपने बच्चों का मेडिकल, हाउसिंग और सब देख के रह सके। बट फेयर वेजेस देना जो है ना, वो थोड़ा एक चैलेंजिंग काम है, बहुत लोग मुझे नहीं लगता है दे पाएंगे। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि मिनिमम वेज आप दें, बट अगर वो बिजनेस में मिनिमम वेज की गुंजाइश नहीं है तो फिर शायद आपको देखना पड़ेगा कि उसके लिए क्या कर सकते हैं। फिर आपको इंडस्ट्री लेवल पे जाना पड़ेगा कि जो इंडस्ट्री में आपके आसपास उसी तरह के बिजनेस के लोग हैं वो कितना पैसा दे रहे हैं। आपका पैसा उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होगा तो जो पहले नसीबदार ने क्वेश्चन पूछा था, नसीबदार साहब ने, आपका एट्रिशन होगा, लोग आपको छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन, दूसरी बिजनेस ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। ESIC के बेनिफिट में आपको बताऊं कि ESIC में जो है ना आपके कवर्ड होते हैं, जब आप पैसा जमा करते हैं उससे अगले महीने से कवर्ड हो जाते हैं, और आप वहां पे उनकी ESIC के जो हॉस्पिटल या उनकी जो छोटी मतलब काउंटर होते हैं जहाँ पे मेडिकल, उनके वहां पे जाके डॉक्टर को दिखा के उनसे दवाई ले सकते हैं। अगर डिलीवरी हो रही होती है तो डिलीवरी तक का भी उसमें पैसा मिलेगा। आपके बच्चे में, पेरेंट्स में, या जो भी डिपेंडेंट आपके हैं उनका जो भी मेडिकल का होगा वो पूरा का पूरा ESIC प्रोवाइड करती है। कोई भी बीमारी हो उसके अंदर 100% कवर विल बी गिवन बाय ESIC। अगर खुदा न खास्ते जो जिसने ESIC की मेंबरशिप ले रखी है उसका मान लिया उसकी नौकरी भी चली जाती है, तो उसके अंदर भी उसको कुछ महीने तक वो कवर भी रहता है, एंड दे पे हिम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। एग्जैक्टली कितना परसेंटेज होगा वो मैं शायद आपको ऑफलाइन बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं उसके लिए तैयार नहीं था। अगर मुझे बता दिया होता तो मैं वो तैयारी भी करके ला सकता था, बट एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव दोज फिगर्स। बट ESIC के बेनिफिट जो है, जैसे मैंने पहले बताया, बेनिफिट बहुत अपीलिंग है, बहुत अच्छे बेनिफिट हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने बॉम्बे में देखा है कि उनके हॉस्पिटल थोड़े दूर दूर है, और जो वर्कर को जाना होता है उसका बेचारे का पूरा दिन निकल जाता है, तो वो उसमें जा ही नहीं पाते, कि वो बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। तो जो ESIC के जो उन लोगों ने, हमने ESIC को अपने ऑफिस में बुलाया था, उनको प्रेजेंटेशन करने के लिए कहा था बेनिफिट के ऊपर, तो उन्होंने हमको प्रेजेंटेशन किया था।
उसमें उन्होंने जो दिखाया था कि उन्होंने 4,000 करोड़ रुपए लोगों से लिया, लेकिन बेनिफिट 2,200 करोड़ का ही दिया। मतलब बेनिफिट जो है ना, जितना देना चाहिए उतना लोग बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे, शायद वो अप्रोचेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं थी। ये मैं 2-3 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, आज की तारीख में तो मुझे पूरा आइडिया नहीं होगा, बट ये जब की बात बता रहा हूँ। तो मैंने पहले ही बताया, थोड़ा आपको हेल्प करना पड़ेगा, जो ESIC के इंस्पेक्टर है उससे बात करके कि भाई हमारे इतने कर्मचारी हैं, या तो हमारी इंडस्ट्री के आसपास एक अपना डॉक्टर बैठाओ आप यहाँ पे लाके, या फिर जो इन लोगों को ट्रांसपोर्ट दो, या जल्दी से जिससे हो जाए, जिससे उसका वर्कर का पूरा दिन खराब नहीं होना चाहिए, उसकी एक दिन की वेजेस नहीं जानी चाहिए मेडिकल में दिखाने के लिए। यूसुफ साहब मुंबई, सवाल पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे 3 से 4 क्वेश्चन हैं। एक तो आपने कहा था आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ी आवाज बढ़ा के बोलेंगे तो अच्छा है। आपने कहा था कि 5 लाख का जो बेनिफिट है ESIC एम्प्लॉय या फैमिलीज के लिए वो क्या है? और दूसरा क्वेश्चन है ESIC एग्जेम्पशन के लिए आपने कहा था कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम है, तो इज देयर दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज हैंडलिंग एग्जेम्पशन एम्प्लॉयर एग्जेम्पशन ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉइज, कोई स्ट्रक्चर है क्या इस तरह का? और तीसरा सवाल है व्हाट इज द बेनिफिट एंड रोल ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम फॉर द एम्प्लॉयर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट आल्सो? एंड लास्ट क्वेश्चन इज देयर एनी CSR डिपार्टमेंट इन ESIC, either it is state level, either regional level, whatever it will be? दोबारा लास्ट क्वेश्चन दोबारा बोलेंगे जरा। Is there any CSR department in ESIC organization? Because the laborers के बहुत सारे issues हैं, even which I have the experience in Bombay level. जितने आप जैसे बता रहे हैं कि अभी 4,000 में से 2,200 करोड़ रुपए की बात जो कर रहे हैं, as per my views and experience with the connectivity of the workers with the hospital, hardly there are 5% workers who can be approached to the hospital. करेक्ट, बिल्कुल सही बात की। 95% जो फंड्स है जो वर्कर्स का जो गवर्नमेंट ले रही है या wherever the concerned organization है, उसका 90% 10% might be they are utilizing, but 90% को कोई उसका बेनिफिट नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात आपने बिल्कुल वो सही बात पकड़ ली आपने। अनफॉर्चुनेटली मतलब अगर मैं अब इसके ऊपर और तफसील में बात करूंगा तो वो थोड़ा एक पॉलिटिकल टर्न ले जाएगी। No, it's not a political. Even couple means 5 to 6 years back, मैं अपना जो कमिश्नर थे आपके महाराष्ट्र स्टेट लेवल के, I think so Mr. Bankapur or somewhere was there. Even I approached him. बहुत सारे वर्कर्स की जो इश्यूज होते हैं, क्रिटिकल डिसीज जो होती है, वो ESIC में कवर्ड नहीं होती है। और उसके बाद ESIC में भी क्या होता है, डायग्नोस को लेके बहुत सारा टाइम लेते हैं। डायग्नोस की बात कर रहा हूँ मैं, takes around 1 month, 3 month, 4 month. After that also, if diagnostic होता है तो they refer to that workers to the government hospital. अगर मुझे एक आम आदमी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है और ESIC we said that it's a very important for the government, correct? और उसकी वहाँ पे ट्रीटमेंट एज ए नॉर्मल आदमी की तरह से होती है। और उसके बाद अगर वहाँ पे ट्रीटमेंट उसका नहीं होता है तो उसके बाद दे रिफर टू द हॉस्पिटल विच इज टाइप विद द प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल से भी टाइप होता है ये हॉस्पिटल के। तो आफ्टर एक सर्टेन प्रोसेस होता है जो वर्कर्स या उसकी फैमिली मेंबर डिसीज में इन्वॉल्व होते हैं, और वो डिसीज की वजह से उसको मल्टीपल डिसीज फेस करना पड़ता है। दैट इज द रीजन मुझे ये जानना था कि अगर कोई CSR डिपार्टमेंट है तो एटलीस्ट वो अपना CSR डिपार्टमेंट ही अपने वर्कर्स पे काम करे। दैट्स आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए, एक तो ये SIC की जैसे आपने प्रॉब्लम सही पकड़ ली है कि वो मतलब क्योंकि उनके हॉस्पिटल एटलीस्ट बॉम्बे में तो एक्सेसिबल नहीं है, मतलब वो पूरे दिन की बात है, तो वो एक इशू है, लोग जा ही नहीं पाते। हमने जब अपने वर्कर से 3-4 बार बातचीत करी, वो बोला सर हमारा चला जाएगा, हमारी एक दिन की 600-700 रुपए की वेज चली जाती है, उससे 6 तो देंगे। डिफिकल्टी की बात हो गई। अब मैं अच्छी बात करूँ, एक हमारे वर्कर का बेटी का सम ब्लड डिसऑर्डर, तो उसको वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गया तो उसको बोला कि भाई 5 लाख रुपए लगेंगे, तो लेकिन बट वो जब ESIC
मेहदी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। को रेफर किया तो उसका पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ, ये फिगर चला जाता है उनके स्कीम में आएगा तो फिर ट्रीट। जहां तक कि ये बात है कि उनका बेनिफिट नहीं देना चाहिए, मतलब काफी गर्मा गर्मी हुई, बट उनकी क्या है ना, वो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। अगर आपने एसआईसी का बेनिफिट का पैसा नहीं दिया ना तो आपके अकाउंट को उनको फ्रीज करने की पावर है। लेकिन अगर वो लोग बेनिफिट नहीं दे रहे हैं तो आप एज एन इंडिविजुअल आप उनका क्या करोगे, कहाँ जाओगे? तो एक ये जो ऐसा रिफा चैम्बर है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर्स को इकट्ठा होके ना एसआईसी को कॉल करना चाहिए कि हम इतना इतना कंट्रीब्यूशन आपको दे रहे हैं और उससे हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे पावर जो है ना कलेक्टिवली यूज करनी पड़ेगी, चाहे लीगली या पॉलिटिकली, उनको बोल के कि हमको बेनिफिट मिलना चाहिए, या तो कवरेज में डिजीज की, या मतलब एक्सेसिबिलिटी उनकी इतनी आसान होनी चाहिए कि वो वर्कर जाके 1 घंटे 1.5 घंटे में अपना काम करा के आ सके, या छुट्टी के दिन जा सके, उसका पूरा दिन खराब नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि कलेक्टिवली यूज करना पड़ेगा। और कई कई जगह पे शहर के बीच में भी होता है, कहीं पे इनकी एसआईसी के हॉस्पिटल लखनऊ में बहुत अच्छी जगह पे था और बड़ा अच्छा हॉस्पिटल था, काफी लोग बेनिफिट ले रहे थे। बॉम्बे में मेरे ख्याल से इफ आई रिमेम्बर मुलुंड में है इनका हॉस्पिटल शायद, और वो बहुत दूर, या कांदीवली में कुछ मेरे ख्याल से दूर है, वो बहुत दूर पड़ता है। तो एग्जम्पशन की जहां तक बात, एग्जम्पशन जैसे मैंने बोला कि हमने एक नई दूसरी कंपनी से एक मेडिकल स्कीम ले रखी है जिसमें जो कि इससे बहुत सुपीरियर है। तो और वो उसके बावजूद भी वो 1-1 साल में एग्जम्पशन हमको देते हैं, हर साल हमको उनके पास जाना पड़ता है और हर साल उनसे एग्जम्पशन हमको से लेना पड़ता है। वो छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेरे ख्याल से एक बड़ा चैलेंजिंग है, और क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ तो हमारे लिए थोड़ा ईजी है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वाले के लिए वो मेरे ख्याल से लिटरली मुश्किल हो जाएगा। उसका एक तरीका है कि उनको एक वेज लिमिट है, वो 21,000 रुपया है। अगर आपकी बेसिक सैलरी 21,000 से ऊपर है तो फिर आप ईएसआईसी से बाहर हो जाते हो। तो अगर कोई लोग ऐसे हैं जहाँ पे वो अपने वर्कर को 21,000 रुपए से ऊपर दे रहे हैं तो आप ईएसआईसी की लिमिट से बाहर हो जाएंगे, फिर आपको ईएसआईसी में कवर करने की जरूरत नहीं है। उसका वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट में या कोई मेडिकल पॉलिसी किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से आप ले सकते हैं, उससे आपका काम हो जाएगा। तो आपकी मिनिमम वेजेस 21,000 से ऊपर होनी चाहिए। मुस्तफा बेग साहब अपना क्वेश्चन पूछिए। Hello, Assalamu alaikum, Mahdi bhai. I have 2 questions. One is pertaining to NS, National Pension Scheme and NPS, right? If you can throw some light on that. मेरा दूसरा सवाल है, it's pertaining to Provident. जी हाँ, प्रोविडेंट फंड से ताल्लुक रखता है। So प्रोविडेंट फंड में 2 सवाल है मेरे। एक तो if a person is switching from one company to another, how much of the provident fund amount he can withdraw? The second question is, if he is continuing in the same organization, how much of the loan of the amount that exists in the PF account he can take? Okay, so these are the 2 questions. Thank you. Okay, मैं बताता हूँ तुमको। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। एनपीएस जो है ना बहुत अच्छी स्कीम अब गवर्नमेंट ने शुरू करी है, और ये इसलिए शुरू करी इन लोगों ने कि पहले 2004 से पहले जो लोग गवर्नमेंट में काम करते थे ना उनको पूरी पेंशन मिलती थी। मान लिया एक बंदा 1 लाख रुपए में रिटायर किया तो उसको 50,000 रुपए महीना मिलती था, और वो हर 6ठे महीने जब भी इनका डीए रिलीफ बढ़ता था बढ़ता रहता था। तो पेंशन का जो बर्डन है वो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बढ़ रहा था। इसलिए 2004 के बाद जो गवर्नमेंट ने पेंशन बंद कर दी और उसकी जगह पे इन लोगों ने एक ईपीएस स्कीम पहले शुरू करी थी, और अब एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम शुरू करी है, जिसके अंदर अलग अलग परसेंटेज वेरी करता है, बट जनरली 10% ऑफ योर बेसिक प्लस डीए इसके अंदर जाता है एनपीएस में। और इसमें इन लोगों ने 4-5 जो है ना एक वेंडर अपॉइंट करे हैं जो लोग मतलब इस फंड को मैनेज करते हैं, और बहुत प्रोटेक्शन है। इसकी जो सबसे खास बात है कि इसका जो फंड मैनेजर का एक्सपेंडिचर है वो बहुत ही मिनिमम है, मतलब 0.05% और 0.025% नंबर मेरे को मालूम नहीं, पर जो लीस्ट एक्सपेंडिचर है वो एनपीएस में है। मतलब लिटरली अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हो तो आपका 99,000 और मे बी 750 रुपीज जो है ना आपके अकाउंट में रहता है। सिर्फ 200-250 रुपए के करीब इसके अंदर जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में जाता है। तो इसका एक एडवांटेज है। और दूसरी बात ये कि 10% तक टैक्स फ्री है। जितना पैसा इसमें जाएगा आपका वो पूरा टैक्स फ्री में आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है। दूसरी चीज ये कि ये जब आपका जो पैसा जब आपके रिटायरमेंट हो जाएंगे तो जैसे मान लीजिए रिटायरमेंट के टाइम पे आपके अकाउंट में 30 लाख रुपया है, उसका 40% आप जो है ना इमीडिएट ले सकते हैं एज ए कैश के तौर पे, और 60% आपको एन्युटी के तौर पे खरीद के मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से।
तो वो आपको एनईटी में आपको पेंशन में आ सकता है। उसका जब आप काम कर रहे हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट है और बाद में इसको आपको एज ए एन्युटी मिल जाएगा बेनिफिट के तौर पे। आज की तारीख में रफली इसका जो एनुअल CAGR मिल रहा है, जिसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट है, वो 7 to 8% के करीब आ रहा है, विच इज टैक्स फ्री इंस्ट्रूमेंट है। आपने पीएफ के ऊपर जो पूछा, पीएफ का जो है ना आपको मालूम है 12% है, और जब आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं अगर बीच में आपने 4 महीने का गैप रख लिया तो आप पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, तो वो आपकी उसमें कुछ लिमिट नहीं है। और अगर मान लिया आप लोन लेना चाहें तो आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है उसका 90% तक के आप लोन ले सकते हैं। मतलब अगर आपका दो कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, तो आपका जब 12% आपका एम्प्लॉयर देता है और 12% आपका अपना कटता है, तो जो 12% का 90% है, मान लिया 12% का, वो आपका 90% तक ले सकते हैं, वहां से आप ले सकते हैं। तो इसमें एक फॉलोइंग सवाल है, फॉर एग्जांपल इफ 4 months का गैप नहीं आ रहा है, सो हाउ मच कैन दे विड्रॉ? और एनपीएस मैं ये पूछ रहा था, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का था, इट्स नॉट रिलेटेड टू गवर्नमेंट, तो एनपीएस अभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पे भी एप्लीकेबल है? हाँ, ये प्राइवेट पे भी लागू है, प्राइवेट वाले भी ले सकते हैं इसको, यू कैन टेक इट, मतलब कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहें तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है, हसन अली साहब आवाज आ रही है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताइए। सर मुझे ये जानना था कि एचआर मैनेजमेंट में जो आपने बताया कि भाई कॉन्टैक्ट आपको मिल सकते हैं, तो उसमें मुझे नाम और मोबाइल नंबर के साथ कॉन्टैक्ट मिल जाएगा तो बेटर रहेगा। हाँ, कंसल्टेंट का? हाँ जी सर, राइट सर। इसका नाम कंसल्टेंट का? हाँ जी सर, कंसल्टेंट के लिए। नहीं, ओके ओके, तो आप असलम भाई से कांटेक्ट कीजिए, मैं दिलवा दूंगा आपको। आप कहाँ पे, किस जगह बेस्ड हैं आप? सर हाँ, गुजरात से बोल रहा हूँ, शौकिया फूड कंपनी से। ओके ओके, मैं आप जो मतलब इनके मॉडरेटर हैं? हाँ जी, हाँ जी। मैं असलम साहब को जानता हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में फिजिकल ओके सर। या तो गुजरात के कोई प्रोवाइड कर देंगे या फिर बॉम्बे से प्रोवाइड कर देंगे, कोई कंसल्टेंट जो आपको इसमें सलाह दे सकता है। ओके सर, तो मेरा मोबाइल नंबर वगैरह शेयर हो सकता है, मैं शेयर कर दूं या फिर वो शेयर कर लेंगे मुझे? असलम साहब का नंबर चैट में शेयर किया है, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन था मेरा, हाँ जी, दूसरा एक क्वेश्चन था मेरा कि एचआर एम्प्लॉयर जो है वो हमारे जो होते हैं उसके अंदर उनको उनके जो वर्किंग लोड होता है वो उसको कैसे डिवाइड किया जाए, मतलब कितने अच्छी क्वालिटी में वो वर्क कर सके, तो थोड़े बहुत एग्जांपल मिल जाए कि भाई ये काम ऐसे कराओ तो इतना अच्छी क्वालिटी से होएगा। नहीं, थोड़ा एचआर एम्प्लॉयर जो होते हैं अपने, उनको काम कैसे डिवाइड किया जाए तो जिससे उनका जो भी काम हम पूरे दिन के अंदर जो भी काम देते हैं और टारगेट थ्रू, तो वो काम अच्छी तरह से हो और फाइनली उनका काम। में बताएंगे सवाल क्या है? मतलब इंटरेस्टिंग सवाल, काफी मतलब जो अपने एम्प्लॉय होते हैं उनको काम कैसे मतलब डिवाइड किया जाए। फॉर एग्जांपल उनको काम देना है हमें, तो पूरे दिन का काम देते हैं, तो फिर उसका क्वालिटी वाला काम निकल जाए, अपने जो भी काम दे उनको तो अच्छी क्वालिटी में उनका काम निकल जाए, तो हम वो उसका कैसे मतलब काम किया जाए। देखिए, मतलब कुछ उसका मेजरमेंट बनाना पड़ेगा आपको, कौन कितना काम करता है ना, मतलब उसका कुछ ऐसा स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा कि एक एवरेज आदमी एक दिन में कितना काम करता है, तो उसके हिसाब से उसको लिखना पड़ेगा, मतलब कि भाई ये आदमी जो है ना इस एक दिन में इतना आवाज कट हो रही है काम कर रहा है, अगले दिन कितना बनाना पड़ेगा। और आज की तारीख में आपको
आवाज आ रही है आपको, नहीं आ रही है? हाँ जी सर बोलिए। अभी मेरी आवाज आप लोग? अभी ठीक है, डिस्टर्ब थी थोड़ा, अभी ठीक है। ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे वर्कमैन को अगर आपको ये करना है कि भाई कितना काम वो कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है, तो उसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो क्या काम कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, और एक दिन में वो कितना। तो जब आप 3-4 दिन या 10 दिन तक के ये काम ऑब्जर्व कर लेंगे कि वो कितना काम कर रहा है, तो आपको एक मिल जाएगा कि कितना वो काम कर रहा है। उसको आपको नोट करना पड़ेगा, ये उसको असाइन करना पड़ेगा कि पिछले 10 दिन में हमने देखा कि आप ये 44। हेलो, सॉरी सर आवाज नहीं आ रही। आइटम प्रोड्यूस कर सकते हो। एक दिन आपने 42 करी, एक दिन 40-44 का आ रहा है, तो हम ये चाहेंगे मिनिमम आप 44। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? हाँ जी बोलिए। अभी कट रही है। मैं वीडियो बंद कर देता हूँ, शायद फिर आएगी इसके बाद। तो आपको जो है ना ये करना पड़ेगा कि भाई अब आवाज सही आ रही है? सही आ रही है सर, बोलिए। हेलो, हाँ, तो आपको ये करना पड़ेगा कि दिन भर में वो आदमी कितना काम कर रहा है वो ऑब्जर्व करना 2-3-4 दिन करके, और फिर उसको जब वो आप ये लिख लेंगे कि वो एक हफ्ते में कितना काम कर रहा है, डेली एवरेज ले 41 करिए, एक दिन 39 करिए, एक दिन 42 करिए, तो आपका एवरेज 44-45 के आसपास आ रहा है, तो वो आप उसके लिए फिक्स कर सकते हैं। 44-45 तक करोगे तो आपको ये पैसा मिलेगा, इससे ऊपर जितना बढ़ा के करोगे ये आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो ये एक तरीका मैं मतलब एक मोटे तौर पे आपको समझा सकता हूँ। बाकी तो एक सब्जेक्ट जो है ना, एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होता है हमारे यहाँ पे, जिसमें टाइम और मोशन स्टडी होती है, जिसमें हमारे एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर जो है ना जाके टाइम और मोशन स्टडी करते हैं, और वो ये बताते हैं कि ये आदमी ये काम करने में इतना टाइम लेगा। बट वो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा लागू होता है, मतलब छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इट मे नॉट बी रेलिवेंट, वो एक बात है। अगला मोहसिन खान साहब, मैहार एमपी, अपना सवाल पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताइए। जी मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है वो ये है कि एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच करने पे कितनी मैक्सिमम हाइप अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और सेकंड मेरा है कि अगर कोई नया न्यू स्टार्टअप लॉन्च कर रहा है और 3 से 10 एम्प्लॉय अपने रख रहा है, तो उसके लिए एचआर पॉलिसी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से लीगली उसको फेस करना पड़ेगा अपना नया बिजनेस सेटअप करने में, एम्प्लॉय रखने में, तो उसके लिए उसको क्या क्या मिनिमम स्टेप उठाने पड़ेंगे? ओके, अच्छा सवाल है मोहसिन खान साहब। देखिए, एक तो हाइक एक्सपेक्टेशन की जो बात है एज ए एम्प्लॉय जो है ना, हाइक मतलब ये बहुत जनरलाइज नहीं की जा सकती, मतलब किस तरह का है, और ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी स्किल क्या है। अगर आप इफ यू पोजेस एनी क्रिटिकल स्किल, फॉर एग्जांपल जैसे साइबर सिक्योरिटी में आप हैं, मान लिया फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में आप हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग में काम कर रहे हैं, किसी मतलब बहुत स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, मान लिया आप, तो फिर आपको टेक्निकल काम करते हैं तो आपको हाइक मिलती है। फॉरेन कंट्रीज में जाने पे 100% हाइक भी होता है और 200% भी हाइक होता है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है, जैसे मान लिया भाई जो नॉर्मल स्किल्स हैं, मान लिया एचआर वगैरह की जो रिलेटेड स्किल है, वहां पे इट विल रेंज 20%, 30% और इस तरह का चीज रहेगा। 10% भी होता है कभी कभी। कभी कभी सेम सैलरी पे भी जाना पड़ता है। कभी कभी लोग जो है ना एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, या बड़े ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के छोटे एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, कम सैलरी पे भी चले जाते हैं, जहां पे उनकी पोजीशन थोड़ी अच्छी होती है। तो हाइक के बारे में जनरलाइज करना मतलब थोड़ा एक मुश्किल काम हो जाएगा, बट एवरेज 20-30% जो है ना, नॉर्मली 20% के करीब मैं ये कह सकता हूँ कि हाइक रहती है। दूसरी बात आपने जो बोला कि नया जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मेरे ख्याल से देखिए स्टार्टअप्स को एग्जम्पशन मिलते हैं, मतलब अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके के मिलते हैं। लेकिन अगर फिर भी वो करना चाहेगा तो मेरे हिसाब से कम पीएफ और ईएसआईसी और ये दो एक्ट ऐसे हैं जहां पे वो अगर जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन कर ले अच्छा, बिकॉज थोड़ी सोशल सिक्योरिटी जो है ना उसमें जरूर होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से उसको पीएफ का और मेडिकल का कवर कुछ भी उसके अंदर उसको कर लेना चाहिए। अगर ईएसआईसी में नहीं भी लेना चाहता है तो, और इसकी सैलरी 21,000 से ज्यादा है, वो लीगली बाउंड नहीं है ईएसआईसी के लिए, तो देन ही शुड ट्राई टू गेट सम काइंड ऑफ ए मेडिकल पॉलिसी फ्रॉम ए इंश्योरेंस कंपनी, और मेडिकल कवर एक तो मेडिकल के लिए और एक पीएफ में, 2 चीजें मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरी चीज कभी कभी रिटायरमेंट के लिए भी होता है,
मान लिया कि भाई आप अगर रिटायर कर रहे हो, रिटायरल के लिए मतलब नहीं, रिटायरल नहीं सॉरी, अगर कोई अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया या पता ना खास्ता भाई मर गए, सडन डेथ हो जाती है, उस केस में भी आप उनसे मतलब कुछ उसको कवर मिल जाए, फैमिली को पैसा मिल जाए, वो तीसरी पॉलिसी मैं समझता हूँ कि जरूर लेनी चाहिए। तो पहला पीएफ, दूसरा सम काइंड ऑफ मेडिकल, और तीसरा अगर मान लिया कोई अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में या नॉर्मल में भी, ये 3 पॉलिसी मेरे हिसाब से जरूर बनानी चाहिए किसी भी प्राइवेट सेक्टर या नए ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट रखने के लिए। अगर प्रॉफिट हुआ तो देगा, नहीं हुआ तो नहीं देगा, ये तो हो सकता है, बट मेरे हिसाब से कम पीएफ, मेडिकल और अनफॉर्चुनेट अगर कोई कंडीशन होती है उसके लिए 3 पॉलिसीज जरूर बनानी चाहिए। जो सब प्रोग्राम को कंक्लूड करिए। क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं जी। मैं रिफा, अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रोग्राम हमारा कंक्लूड हो रहा है। मैं जनाब SH मेहदी साहब जो हमारे आज के गेस्ट थे और HR पर इन्होंने सैर हासिल गुफ्तगू की और तमाम पार्टिसिपेंट्स के सवालात के जवाबात भी दिए हैं आपने। इंशाल्लाह HR के सिलसिले में मज़ीद कोई रहनुमाई की ज़रूरत होगी तो चैट बॉक्स में असलम साहब का और सलाउद्दीन साहब का नंबर दिया गया है, आप लोग उसको नोट फरमा लीजिए और फीडबैक फॉर्म में भी आप जो है अपने तासुरात लिख सकते हैं, अपने कॉन्टैक्ट दे सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ने पर रब्त पैदा किया जाएगा, कॉन्टैक्ट करवाया जाएगा। तो मैं आज के इस प्रोग्राम में जनाब SH मेहदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे लिए आज का टाइम दिया। और हमारे पास तमाम पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो इंडिया के मुख्तलिफ स्टेट से हैं, पैन इंडिया से हैं, तो मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला है और ये वेबिनार में शरीक हुए हैं। रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से हर हफ्ता 2 प्रोग्राम हो रहे हैं, एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे। एवरी ट्यूसडे हम स्टार्टअप्स के लिए प्रोग्राम रखते हैं और एवरी सैटरडे हम स्केल अप के लिए प्रोग्राम रखते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम था स्केल अप के सिलसिले ही का एक प्रोग्राम था। इंशाल्लाह हम फिर आपको नेक्स्ट ट्यूसडे मुलाकात होगी स्टार्टअप के सिलसिले में। इस मरतबा हम जो है कॉटेज इंडस्ट्री के सिलसिले में टॉपिक रखे हैं कि हाउ टू स्टार्ट कॉटेज इंडस्ट्री फ्रॉम होम। तो आप इसमें जो है जो लोग बिल्कुल बेसिक सरमाया भी ज़्यादा नहीं रखते, वो अगर बिजनेस करना चाहें तो वो कैसा करें, इस पर जो है हम वो वेबिनार रखेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए इस सिलसिले में। तो मैं आज के इस वेबिनार में आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम से इस बात की ख्वाहिश करता हूँ कि फीडबैक फॉर्म जो दिया गया है वो फिल करें और रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक फेसबुक ग्रुप है, उसका लिंक भी दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी नेटवर्किंग हो और आपका जो है बिजनेस प्रमोशन हो सके। और रिफा मार्ट भी एक है हमारी मार्ट, तो आप उसमें फ्री इनलिस्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस को, उसके ज़रिए से प्रमोशन कर सकते हैं। और फिर आप रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर भी बन सकते हैं। जब मेंबर बनेंगे तो रिफा मार्ट में आपको एक प्रीमियम स्पेस मिलेगा जहां पर आप अपने सारे प्रोडक्ट्स वगैरह सब चीज़ें जो है उसमें डिस्प्ले कर सकेंगे। इसी के साथ हमारा आज का यहाँ प्रोग्राम मुकम्मल होता है। मज़ीद जिन लोगों को जिनको जो है छूट गया है ये प्रोग्राम या देर से शरीक हुए हैं, वो रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक यूट्यूब चैनल है, रिफा यूट्यूब के नाम से, तो आप वहाँ पर से जो है ये वीडियो आज के प्रोग्राम की जो है देख सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह तमाम का, ख़ास तौर पर मेहदी साहब का और असलम साहब का जिन्होंने मेहदी साहब से हमको कनेक्ट करवाया। इन सब का मैं जो है आज इस प्रोग्राम में शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।